जो मतलब रामायण के जो राम का चरित्र निभा रहे थे उसी को खड़ा किया ना मेरठ में। 100% हारेगा जो कैराना सीट पे कलसानों ने चौहानों ने जम करके वोट की थी समर्थन में। मुझे उसमें कुछ कटौती दिखाई दे रही है। चुनाव तो इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच का है, क्योंकि इकरा हसन को जो उसके पिताजी का जो वोट बैंक है वो हिंदू गुजरों में भी है, तो फिर वो अपने समाज के भी नहीं है। गाड़ा कोई खड़ा होगा सामने तो गाड़े के सामने खड़े जाओगे, तेली खड़ा होगा तो उसके सामने खड़ा जाएगा, कुरैशी खड़ा होगा तो उसके सामने हो जाएगा, तो मुसलमान धर्म के भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। क्या वास्तव में ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी? और जिस तरीके से राम मंदिर, सीएए, एनआरसी और धारा 370 हैं, क्या वो भी इस चुनाव पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डाल पाएंगे? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजनीति के बड़े अच्छे जानकार चौधरी शेषराज परमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका, जो आपने कष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। क्या वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, नारा देना तो उनका अधिकार है, देना भी चाहिए, क्योंकि नारा तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। और लेकिन होगा नहीं होगा ये मैं और आप तो बता नहीं सकते, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जो पिछली बार 303 थी और 22 करोड़ के करीब वोटर थे 66 में से, 66 करोड़ टोटल वोट पड़ी थी, करीब करीब 22 करोड़ जो भाजपा को मिली थी, 11-11.5 करोड़ जो है कांग्रेस को मिली। तो मुझे उसमें कुछ बहुत ऐसा परिवर्तन कोई विशेष नहीं दिखाई दे रहा कि उसमें वृद्धि होगी वोट बैंक में। और क्योंकि पिछली बार शायद पुलवामा कांड हो रखा था, उसमें स्ट्राइक भी की थी, एक सिर्फ वही एक मुद्दा था लोगों के दिमाग में, तो वो मुझे तो और उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी होती दिखाई दे रही है। मतलब जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण हुआ है, धारा 370, सीएए, एनआरसी, मतलब इनसे भाजपा का वोट नहीं बढ़ेगा? नहीं, जो 2019 में जो वोटर था, ऐसा नहीं है कि 2014 से सत्ता में है, 2019 तक सत्ता में थे, वोट बैंक था। और वो मतलब भावनाओं पर ही चुनाव हुआ था, वो भी यही सब मुद्दे भी थे वहां पे। इन मुद्दों की वजह से वोटर बैंक बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्वेश्चन ये है। वोट बैंक को संभाल कर रखना एक अलग बात है और वोट बैंक में वृद्धि करना दूसरी बात है। 2019 के चुनाव में अप्रत्याशित वृद्धि भी हुई थी। जैसे नॉर्मली होता है किसी भी पार्टी का 2-4% वोट इधर उधर होना, वो तो एक आम बात है, लेकिन 20% का एक ही पार्टी के फेवर में हो जाना, या मतलब 5 साल में ही जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाना, ये कुछ असामान्य बातें थी। जो मतलब आपने देखा होगा हरियाणा में वोट बैंक बहुत ज्यादा एबनॉर्मली मतलब 15-20% बढ़ गया था। और क्योंकि वहाँ से जो सेवा में, जो आर्मी में लोग जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें एक मतलब आर्मी की तरफ जो है, और वैसे भी पूरा देश ही मतलब भारतीय सेना के लिए तो मतलब भावना है भी, होनी भी चाहिए और है भी। तो वो एक मुद्दा 2019 में था, लेकिन मुझे वो अब वो उस वोट बैंक में कोई वृद्धि होती दिखाई दे नहीं रही है। और जहां तक प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हो आप, जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन के बाद में एक तो परिवर्तन में बिहार का वो समझ सकते हैं कि वही प्राण प्रतिष्ठा की वजह से मतलब वो नीतीश कुमार जी भाजपा की तरफ आ गए, या कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो सनातन का नारा लेकर के कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, उधर भाजपा में चले गए। लेकिन उसमें ज्यादातर ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ण है वो ज्यादातर उसने छोड़ी है, तो वो उसमें तो वो नेताओं की बात है। लेकिन जहां तक उसकी बात है, वैसे अगर आप देखें नीतीश कुमार को छोड़ दें, उसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन वाले मामले में फेलियर हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मेयर के चुनाव में फेलियर हुआ, उसके बाद हिमाचल में प्रयास किया, वो फेल हुआ। तो इसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, वो चीजें आ गई सारी की सारी, या संजय सिंह को जमन। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में बहुत ज्यादा जो है सफलताएं भाजपा के खाते में लिखी जा रही है, ऐसा दिख नहीं रहा।
मतलब प्राण प्रतिष्ठा भाजपा के लिए शुभ नहीं रहा। नहीं, मैं शुभ की अशुभ की तो बात ही नहीं करता हूँ, हम्म। लेकिन जो उन्होंने प्लान किया था, हम्म। एक योजना है वो होती है भाई, सत्ताधारी हैं उनको प्रयास करना चाहिए, अपनी सत्ता रिपीट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो उसके परिणाम है अब वो मतलब उतने नहीं आ रहे जितने ने उम्मीद थी कि भाई सब कुछ माहौल ही सारा बदल जाएगा। जब इन्होंने नारा दिया 400 पार का, वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले था, और अभी देखिए अच्छा है। तो आपके हिसाब से 2019 में जितनी सीटें भाजपा को मिली थी तो इस बार वो कम हो रही है? हाँ, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि देखिए मतलब सीधी सी बात है भाई, 34-35% वोट थी 2019 में भाजपा की, टोटल जो वोट पोल हुआ था उसमें से, और उसमें विपक्ष के पास भी इसका मतलब 44 करोड़ वोट गई थी। 66 करोड़ में से 22 करोड़ आपको भाजपा में, तो 44 करोड़ लोग तो नाराज ही हैं। अब वो 44 करोड़ अगर इकट्ठे होकर कुछ करते हैं या उसका यूनिटी इंडेक्स कुछ बढ़ जाता है, मान लो उसमें से 44 करोड़ में से 30 करोड़ भी तो होने के नहीं एकदम कि वो एक ही तरफ चले जाए, लेकिन उस 44 करोड़ में से अगर 12-22 करोड़ इकट्ठे हो जाए, 12 करोड़ कांग्रेस के मिलकर 10 करोड़ और बढ़ जाए उसमें इधर उधर के जुड़ जाड़ करके, तो फिर फर्क पड़ सकता है। फिर वो स्थिति जो विपक्ष की थी उसमें कांग्रेस वो भाजपा भी आ सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और योगी जी की तारीफ भी खूब है, तो यहाँ आपको क्या लगता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक होता है अपनी वोट बैंक को थाम के रखना, एक होता है वोट बैंक में वृद्धि करना। तो वोट बैंक को थामने में तो काफी सफलता मिली, लेकिन उसमें भी जो यूनिटी इंडेक्स है अपोजिशन का, अभी आप देख लो, प्राण प्रतिष्ठा वाले जो मतलब रामायण के जो राम का चरित्र निभा रहे थे, उसी को खड़ा किया ना मेरठ में, 100% हारेगा। हाँ, अब अगर रामायण का राम ही हार जाएगा तो क्या कहेंगे आप? मतलब कोई संभावना नहीं है, और इस वजह से नहीं हारने का कि उसमें कोई कमियां हैं, या इस वजह से वो दूसरा नहीं जीतना कि उसमें कोई अच्छाई है। अब वहां है वो शेड्यूल कास्ट को टिकट दे दिया, जनरल सीट है, शेड्यूल कास्ट को वोट दे दिया, माइनॉरिटी के 3 विधायक पहले ही मुसलमान हैं, वो सपा की तरफ जाएंगे या मुसलमान जाएंगे। अगर उसमें शेड्यूल कास्ट वोट और जुड़ गया तो कुछ जीत पाएगा? कैसे भी नहीं जीत सकता। मोदी जी खुद खड़े हो जाते हैं वहां मेरठ में जाके, तब भी हार जाएंगे। मोदी जी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे, कर दो खड़ा, भी बदलवा लो। योगेश वर्मा के सामने मोदी जी हार जाएंगे मेरठ में, कर लो खड़ा, लगवा लो शर्त, क्या जीतनी लगा लो। क्योंकि जो जातियां हैं, मैं ये नहीं कहते जाति वाले को वोट दे रहे, लेकिन जाति की जो अच्छा जाति के लिए फायदेमंद दिखाई देता है उसके हिसाब से जाति में वोट पड़ रही। मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं उसी जाति का हो उसके लिए वोट देते हैं कुछ परसेंटेज, वो भी है अपनी जाति के लिए देते हैं, मतलब धर्म पे भी देते हैं, जाति पे भी देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई कंसिडरेशन और है ही नहीं। अभी चौधरी साहब वाला मामला है, जयंत चौधरी वाला, आम आदमी ये मान के चल रहा है कि भाई जाट तो एकदम बदल गए, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, जयंत चौधरी उधर चले गए, लेकिन आप जाटों में ही चले जाओ, 60% जाटों को तो ठीक लग रहा, 40% को नहीं लग रहा, तो सच है। मतलब 40% एनडीए के विरोध में है जाट? हाँ, नहीं है वो साथ में, उसमें और बहुत सारे कारण है भाई, किसानों का है, खेती का है, बहुत सारी चीज इश्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारों को सोचना है। एक जयंत चौधरी ने ठीक नहीं किया, तो उसमें तो अपना अपना भाई बुद्धि है सबकी, सब सोचते हैं, सब लिखते हैं, तो उसमें है, ये मेरा आंकलन है, हो सकता है भाई 40 ना हो सकता है 35 हो सकता है 30 हो, या बहुत सारे लोग इसमें मान के चल रहे भाजपा वाले सारे जाट जो है वो भाजपा को ही वोट देंगे, तो ठीक है, अच्छी, मतलब उसमें कोई बात नहीं, किसी को वो थोड़ा ही है, अब कल को क्या होगा ये तो कुछ पता नहीं है, या तो सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अभी जो आंकलन है वो दिखाई दे रहा है। अब यही देख लो आप सहारनपुर में, आप सहारनपुर की सीट है, इमरान मसूद को भाजपा ने, कांग्रेस ने खड़ा किया, राघव लखनपाल पहले ही है, राघव लखनपाल को पहले भी चुनाव लड़े ही है, पिछली बार भी भाजपा को ठीक ठाक वोट मिली थी। मुझे ये नहीं लग रहा कि उस भाजपा के वोट बैंक में वृद्धि कोई हो जाएगी राम मंदिर से या 370 से या सीए से, आप देख लो जाकर के, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, ये जरूर लग रहा है कि वो चूंकि अगर मुस्लिम वोट जो है यहाँ, वो उस मत विभाजन उसमें हो गया, दोनों तरफ जाने की है तैयारी, कुछ बाजी उसमें भी जा सकते हैं बसपा में, कुछ कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो उस केस में एक 1/3 की सिनेरियो आ जाती है,
एक तिहाई वाली सिनेरियो उसमें तो भाई लखनपाल जीत ही जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो ये मतलब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, आप जो चुनाव कर रहे हो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव है? आप कहीं शिक्षा की बात कर रहे, आप कहीं जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे, आप कहीं स्वास्थ्य की बात कर रहे, आप कहीं किसानों की बात कर रहे, आप कहीं खेती की बात कर रहे। मैं मतलब कांग्रेस का वोटर नहीं रहा, लेकिन मुझे जो, मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूँ, 1990 से सामाजिक न्याय का योद्धा हूँ। और अब मुझे पहली बार दिखाई दे रहा कि जो मैं कांग्रेस से लड़ रहा था उस समय, वीपी सिंह को कांग्रेस से ही लड़ना पड़ा, और कांग्रेस भी अभी उसमें मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। और ये मुद्दे उठने का मतलब यही नहीं कि भाई वो इमीडिएटली उसका जो है इसमें इसी में वो हो जाएगा, इससे फर्क ही पड़ जाएगा, लेकिन जो सामाजिक सोच है उसमें तो आएगा ना चेंज, उसमें तो चेंज आएगा ना। जो वो एक मुद्दा तो शुरू हो गया ना कि जनसंख्या, उसको जाति के आधार पर कर लो, आकलन कर लो, सामाजिक न्याय की बात कर लो। ये वो पार्टी उठा रही है जो 1990 में समर्थन में नहीं थी। खाली भाजपा ही विरोध में नहीं थी, कांग्रेस भी विरोध में थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिराने के लिए। सबने वोट दी थी वहां, और ताज्जुब की बात है वहां मुलायम सिंह जी ने भी गिराई थी वीपी सिंह की सरकार। उमर साहब, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैरना सीट को बड़ा हॉट सीट माना जाता है और इसकी चर्चाएं भी खूब होती हैं। तो कैरना सीट पर प्रदीप चौधरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सीए, एनआरसी और ये धारा 370, मतलब इनका कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 में जो वोटर था भाजपा का, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि मुझे तो चिंता ये है, मतलब क्योंकि वो प्रदीप भी अपने ही हैं, जो भी हैं मतलब रिश्तेदार हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा कि जो कैराना सीट पे कलसानों ने, चौहानों ने जम करके वोट की थी समर्थन में, मुझे उसमें कुछ कटौती दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कहता कि सारे के सारे वोट नहीं देंगे, सारे के सारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मुझे उसमें कुछ कटौती दिखाई दे रही है। और ऐसे ही थाना भवन में दिखाई दे रही है। अभी आज सम्मेलन हो रहा है नौनौता का, वो क्षत्रिय सम्मेलन है, राजपूतों का सम्मेलन है, इसीलिए नाराजगी है कि भाई जो है वो, उनको वैसे तो नाराजगी है भाई योगी जी को काट रहे हैं मोदी और शाह, अंदर की बात तो ये है। इसलिए राजपूत समाज जगह जगह नाराज भी है, या फिर टिकट नहीं मिला। हो सकता है कि वो सारे के सारे तो खिलाफ ना जाए, लेकिन जो पिछली बार भाजपा को जितनी वोट दी थी, हो सकता है उसमें 10% भी कर कम हो जाएगी, तो हमारा तो मतलब जो है भाजपा के कैंडिडेट को नुकसान होगा। ये तो, मैं तो चुनाव लड़ा था पिछली बार। मतलब प्रदीप चौधरी आपके हिसाब से कहना लोकसभा पर इस समय घाटे में है? अभी आज ऑन डेट तो मुझे कम दिखाई दे रहे हैं भाई, अभी और 5-7 दिन बचे हुए हैं। मतलब कितने, आज तो 7 ही तारीख है, 8-10 दिन है, हो सकता है परिवर्तन कुछ हो जाए, अच्छा है, लेकिन अभी चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। तो मतलब बन किसका रहा है चुनाव, श्रीपाल राणा का या इकरा हसन का? राणा जी कहाँ, वो तो आप भी जानते हैं, आप तो क्षेत्र में रहते हैं, चुनाव तो इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच का है, क्योंकि इकरा हसन को जो उसके पिताजी का जो वोट बैंक है वो हिंदू गुजरों में भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, अच्छा है उनका, क्योंकि वो निगेटिविटी नहीं है। बेटा तो उतना सक्षम नहीं है, उसको तो चार्जेस थोड़े बहुत हैं भी, लेकिन वो शायद हो सकता है भाई, ये तो पहली बार है तो नौसिखिया राजनीति, तो मतलब ठीक है परिवार में तो है, लेकिन यहाँ तो परिवार की तो जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो हमें तो, अगर हम देखें तो भाई हमें तो ये चाहिए जो अपने मुद्दों की बात करे, तो मुद्दे की बात तो इकरा हसन भी नहीं कर रही, शिक्षा का नहीं बात कर रही, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही, खेती की बात नहीं कर रही, किसानों की बात नहीं कर रही। भाई यही है कि हाँ बस मैं हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ सपा की, इसलिए वोट दो, ये तो कोई बात नहीं है। तो हमारा जो प्रतिनिधित्व का सिस्टम है लोकसभा में, वो इसलिए है कि भाई हर क्षेत्र से योग्य लोग आए और उस क्षेत्र की बात करें, तो हम भी चाहेंगे भाई क्षेत्र की बात होनी चाहिए। क्षेत्र में क्या, हम तो सामाजिक न्याय सबसे पहले है, सामाजिक न्याय का जब पता हो किसी को वही तो बात करेगा। तो फिर प्रदीप चौधरी का ग्राफ क्यों गिर रहा है और इकरा हसन का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? वो मतलब हर एक आदमी तो सोच नहीं ठीक से पा रहा ना। अभी तो मैं यही तो कहा, अभी कांग्रेस ने वो जो मुद्दे आगे आने उनमें शुरुआत कर दी, हालांकि पार्टी के अंदर विरोध भी उस बात का हो गया। जो कांग्रेस में ब्राह्मण थे
वो ज्यादातर उधर को भागने लगे। वो जिनको शुरुआत से ही मतलब पनपाया, सब कुछ किया, तो ये सामाजिक जो सोच है 1990 के बाद में ये अंदर अंदर दबी हुई है। अब ये निकल के आ रही है थोड़ी सी, तो ये आएगी। समाज का जो सामाजिक सोच का उभार है, इसे रोक नहीं पाएगा कोई। मैं नहीं कहता ये हो सकता है ये चुनाव बीच का ही हो सकता है ये थोड़े दिनों के लिए हो। अगर नहीं मतलब वो हुआ, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार या 300 पार जो भी है, अगर वो नहीं हुआ तो उधर भी नहीं है कि वो 300 पार वाले, तो उधर भी नहीं है कि भाई 300 पहुंच जाएंगे। वहां पर भी वैसे ही रहेगा, वो भी अपना जो है मतलब अभी सौदेबाजी का संभावना लोकसभा रिजल्ट आने के बाद दिखाई दे रही है। और मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मुझे ब्राह्मणों से कोई विरोध नहीं है, वो अच्छा है, अपने वर्ग का हित देखते हैं, देखना चाहिए। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा कि अगर भाजपा को जरूरत पड़ेगी तो उनको ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही मिलेंगे। पटनायक जी मिल जाएंगे, ममता मिल जाएंगे, ब्राह्मण होने के नाते मिल जाएंगे। लगता है ऐसा कि वो इनका साथ देंगे। हो सके, क्या होगा ये तो नहीं कह सकते। मतलब आपके हिसाब से एनडीए को अब की बार पूर्ण बहुमत नहीं है? मुझे कुछ संशय है। मैं वैसे भी ट्रेडिशनली, चूंकि लोग कहते हैं कि जी आप तो भाजपा के खिलाफ बोलते हो, मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे तो भाजपा को अगर वोट दिया तो हार जाएगी पक्का। इसलिए मैं दूंगा, तो वोट तो देना मेरा अधिकार है। लेकिन मैं आज तक ये नहीं तय कर सका, क्योंकि इमरान मसूद के लिए मेरे बहुत अच्छे विचार नहीं। वो तो जहाँ जाते हैं वहीं अपना कूद करके, और फिर वो अपने समाज के भी नहीं है। गाड़ा कोई खड़ा होगा सामने तो गाड़े के सामने खड़ा जाऊंगा, तेली खड़ा होगा तो उसके सामने खड़ा जाएगा, कुरैशी खड़ा होगा तो उसके सामने हो जाए। तो मुसलमान धर्म के भी नहीं है, उन्हें तो व्यक्तिगत है, अपना की सत्ता में रहना है। ये पारिवारिक जो है जरूरी नहीं होती कि पारिवारिक रहे। अभी लोकतंत्र में परिवार टूट रहे हैं, परिवारों की सत्ता टूट रही है। वो ठीक है, जो संघर्ष करते हैं, लगे रहते हैं, वो करते हैं। चलिए, तो चौधरी शेषराज परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।